हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज देवाशीष। वेलकम बैक टू द फिजिक्स शाला। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सेकंड पार्ट के बारे में। मतलब सेकंड पार्ट में हम न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ और टॉपिक्स थोड़े से स्पेक्ट्रम वगैरह के बारे में मैं बात करूंगा। तो आज के इस लेक्चर को देखने से पहले अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर 8.1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर यहाँ पर जो आई बटन है उस पर क्लिक करो और वो लेक्चर देखो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी वो लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, उससे होगा क्या कि उसमें मैंने पूरी थ्योरी पढ़ाई है, वो थ्योरी पढ़ोगे, उसी के बाद यहाँ पर इस लेक्चर में जो मैं न्यूमेरिकल सोल्व करवाऊंगा वो तभी आपको समझ में आ पाएंगे। ठीक है, चलो तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट, यहाँ पर लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ा था, तो उसकी पूरी प्रॉपर्टीज वगैरह मैंने बता दी थी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है तो बेसिकली इसकी वेवलेंथ कहां से कहां तक होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेवलेंथ है वो 0 से लेकर इंफिनिटी तक हम बोल सकते हैं कि हो सकती है। या अब स्पेक्ट्रम का बेसिकली मतलब होता है कि इसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी पर कौन कौन सी वेव हम बोलते हैं, यानी कि कुछ, अब पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो हर पोर्शन को फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हर पोर्शन को कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पर सबसे पहले मैंने लिखी थी गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, फ्रीक्वेंसी। तो इस साइड जो वेव आती है गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये जो है यहां से यहां तक की कुछ जो है इन सबकी फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में लिखी हुई है। तो यहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, फिर कम फ्रीक्वेंसी इसकी होती है, उससे कम इसकी होती है, देन उससे कम विजिबल रेज की IR, फिर और अगर इधर देखोगे तो यहाँ रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम लेकिन वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो अगर हम इस तरफ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिक्रीज होती है, और अगर हम इस तरफ आते हैं तो लैम्डा डिक्रीज होता है। ठीक है, आप ऐसे सोच सकते हो, यहाँ मैक्सिमम लैम्डा मिलेगा और फ्रीक्वेंसी मिनिमम मिलेगी। ठीक, अब गामा रेज, एक्स रेज, ये सारी चीजें हैं। वैसे तो इसके बारे में मैं आपको लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में एक पिक डाल दूंगा जिसमें आपको पूरी डिटेलिंग मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा हम इसका देख लेते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं रेडियो वेव से। तो बेसिकली रेडियो वेव्स कौन सी वेव्स होती है? रेडियो वेव वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो ज्यादातर कम्युनिकेशन में यूज की जाती है। जैसे आपका जो मोबाइल हो गया, या फिर आप वाईफाई हो गया, टीवी वगैरह हो गया, उसके लिए अब डिश एंटीना हम जो लगाते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कौन सा पोर्शन आएगा? रेडियो वेव। या ऐसा बोल सकते हो कि इस फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स आएंगी उसको हम रेडियो वेव्स बोलते हैं। ठीक, इसके बाद आता है, अगर फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी और बढ़ाओगी तो यहाँ पर ये सबसे कम फ्रीक्वेंसी पे है, फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई तो माइक्रोवेव्स हो जाएंगी। माइक्रोवेव का यूज भी अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। माइक्रोवेव्स का यूज एक तो माइक्रोवेव ओवन में किया जा सकता है। दूसरा, एक इसका इंटरेस्टिंग यूज जो होता है वो होता है जब क्रिकेट, टेनिस बॉल वगैरह होती है, इनकी स्पीड को मेजर करने के लिए, नेविगेशन पर्पस के लिए माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। तो कई सारी मिलिट्री जो इक्विपमेंट होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। IR इंफ्रारेड रेज। अब इंफ्रारेड रेज बेसिकली जो ये होती है ये हॉट जो टेम्परेचर से रिलेटेड होती है। मतलब अगर कोई हॉट बॉडी है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पर IR रेज ज्यादातर प्रोड्यूस की जाएगी। IR रेज जो होती है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन, इस तरह की गैसेस जो होती है इनको एब्जॉर्ब कर लेती है IR। इसीलिए जब अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ता है तो IR रेज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड IR रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ से वापस बाहर नहीं जाने देती। इसीलिए अर्थ का टेम्परेचर क्या होता रहता है? इंक्रीज होता रहता है। अर्थ पर सन की लाइट आई, सन की लाइट अर्थ सरफेस से वापस रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर वापस बाहर चली जाती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज अगर हो जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड IR रेज को ट्रैप कर लेती है, और ट्रैप कर लेती है तो IR रेज टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। इसके बाद आती है विजिबल रेज। विजिबल रेज वही जिसको हम विबग्योर्स की बात, जो मतलब 7 कंपोनेंट कलर्स की बात करते हैं, लाइट जिसको हम बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो 300 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ रहती है। इसके बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। इसके बाद अल्ट्रावायलेट फिजिक, थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो अल्ट्रावायलेट यूवी रेज का नाम आजकल आपने ज्यादा सुना होगा। देखो कहाँ, एक तो सन से जो यूवी रेज आती है तो ओजोन लेयर जो होती है उसको क्या कर लेती है? वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो
ओजोन लेयर्स की वजह से जो हार्मफुल यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो हमारी अर्थ पर नहीं आ पाती और हम बच जाते हैं। और कहीं पर भी अगर ओजोन लेयर में थोड़ी सी उसकी डेंसिटी वगैरह कम हो जाए तो अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आ जाए। लेकिन फिर भी कई जगह पर मेडिकल वगैरह के यूज में या कई जगह पर यूवी रेज मतलब यूज होती है। इसके बाद बात आती है एक्सरेज की और गामा रेज की। एक्सरेज का आपको पता है कि मेडिकल में बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके बाद आती है गामा रेज। गामा रेज जो होती है इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है और कैंसर थेरेपी में ये बहुत ज्यादा यूज की जाती है। ठीक है, गामा रेज जो रेडियो एक्टिव डीके होता है उसमें प्रोड्यूस होती है। एक्सरेज जो होता है बेसिकली एटॉमिक वाली है कि एटम की वजह से जो इलेक्ट्रॉन वगैरह के बम्बार्डिंग वगैरह कराते हैं तो वहां पर ये बनाई जा सकती है। तो अलग अलग तरीके से इसको कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहां पर, अब इससे रिलेटेड जो पोर्शन है कि वो यूजेस वगैरह वो मैं लास्ट में डाल दूंगा तो आप उससे चेक कर लेना। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में। देखो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक और टर्म डिफाइन की जाती है। अगर हम बात करें पॉइंटिंग वेक्टर की, तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या चीज होती है? पॉइंटिंग वेक्टर अगर मैं बहुत आसान तरीके से बताऊं ना तो ये बेसिकली इंटेंसिटी ही है। ठीक है, अब इसको वेक्टर की टर्म्स में हमें बताना था इसलिए हम इसको पॉइंटिंग वेक्टर, अब यहां पर मैं डेरिवेशन वगैरह में नहीं जा रहा हूं बिल्कुल भी। तो पॉइंटिंग वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं E क्रॉस B डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। ये म्यू नॉट वही परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम हो जाती है। इसकी वैल्यू जो होती है म्यू नॉट की, अगर हम वैल्यू की बात करें तो म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होगा ऐसा यूनिट में। तो बेसिकली क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती है तो वो अपने साथ एनर्जी को लेकर चलती है। ठीक है, ये हम पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो एनर्जी जाती है तो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में जो एनर्जी फ्लो हो रही है दैट इज पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक, तो यहां पर इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। अब अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, सिंपली इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये हो जाएगा E B म्यू। ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि E क्रॉस B मतलब E क्रॉस B का मतलब क्या हो गया? E और B के बीच में, E और B के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब साइन 90 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसलिए ये यहां पर हो गया। अब आप चाहो तो इसको रिप्लेस भी कर सकते हो। तो यहां पर ये हो जाएगा पॉइंटिंग वेक्टर। ए की वैल्यू लिखो, बी की वैल्यू लिखो और म्यू नोट से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब आप ई और बी को आप रिप्लेस करके भी लिख सकते हो। ई नोट बी नोट दिया हुआ है, ई नोट और बी नोट जो होता है उसके बीच में रिलेशन पता होता है, ई नोट डिवाइडेड बाय बी नोट इक्वल्स टू सी होता है। वो पुट करके चेक करना कि यहां पर उससे भी हम रिप्लेसमेंट डाल सकते हैं। फिर म्यू वहां पर सी को म्यू की टर्म्स में लिखोगे या म्यू को थोड़ा चेंज करोगे तो आपके पास वो चीज भी निकल कर आ जाएगी। एक और चीज मैं आपको यहां पर अब बताता हूं इंपिडेंस ऑफ वैक्यूम के बारे में, या आप सिंपली बोल सकते हो रेजिस्टेंस ऑफ वैक्यूम के। ये टर्म है, मैं इसको पूरा डिराइव करके नहीं बताऊंगा, बस आप इसको ध्यान रख लेना। अगर कभी आ जाता है तो आप यहां पर याद रख सकते हो। तो इंपिडेंस ऑफ वैक्यूम जो होता है उसको हम Z नोट से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है 120 पाई के आसपास। ठीक है, ये बेसिकली कई बार हो सकता है अगर आ जाए कहीं तो याद होना चाहिए, इसीलिए मैं बस यहां पर ये बता रहा हूं। मतलब वैक्यूम का रेजिस्टेंस क्या होगा, वैक्यूम में अगर कोई वेव ट्रैवल करती है तो उसको क्या रेजिस्टेंस मिलेगा, उससे रिलेटेड पोर्शन है। याद रख लेना बस, अगर याद रख सको तो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे लगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो आपको बतानी चाहिए इसलिए मैंने बता दी। ठीक है, तो ये थी हमारे पास। अच्छा, इसकी यूनिट वगैरह की अगर मैं बात करूं तो यूनिट इसकी यही रहेगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं यहां पर लेने वाला हूं अब वो एक तरह से इंफॉर्मेशन भी है तो आप उसे एज ए इंफॉर्मेशन याद रखना। बात आती है कि ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कंडक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट करंट आर इक्वल। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा और जो कंडक्शन करंट होगा उसकी वैल्यू एक जैसी होगी। तो चेक कर लेते हैं। हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइडेड बाई dt।
तो कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा है तो इसका एरिया मान लेते हैं ए है, ठीक है। तो यहां पर जब मैं फाई ई लिखूंगा तो फाई ई कितना हो जाएगा, ए इंटू ए। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बेसिकली होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। सिग्मा का मतलब हो जाएगा चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो। तो यहां जब हम पुट करते हैं तो ये आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी। फाई कितना हो गया यहाँ पर, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी डी क्यू बाई डी टी, ठीक। अब अगर मैं कंडक्शन करंट की बात करूं तो जब इस कैपेसिटर को हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, एक बैटरी से जब मैंने कनेक्ट कर दिया और जब ये चार्ज हो रहा है, जिस सिचुएशन में अगर ये चार्ज हो रहा है यहाँ पर इस तरीके से मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर क्यू चार्ज फ्लो हो रहा होगा, तो आई सी जो हो गया यानी कि कंडक्शन करंट जो हो गया वो भी डी क्यू बाई डी टी रहेगा। तो आप देख रहे हो आई डी की वैल्यू भी यही आ गई और आई सी की वैल्यू भी यही आ गई। तो जब चार्जिंग हो रही होती है तो ये दोनों वैल्यूज एक जैसी ही होती, तो कंडक्शन के मतलब चार्जिंग के टाइम पर दोनों की वैल्यू। डिस्चार्ज हो रहा होगा तो फिर दोनों सिचुएशन अलग अलग हो रही होगी, ठीक है। क्लियर है सब लोगों को? देखिए भाई अगले क्वेश्चन जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डीई बाई डी टी दिया हुआ है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। और कैपेसिटर जो है तो कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी रेट चेंज कितनी होगी वो दी हुई है। कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस जो है वो 0.5 mm दी हुई है और कैपेसिटर जो है वो सर्कुलर प्लेट्स की फॉर्म में है, तो वहां पर जो उनकी रेडियस दी हुई वो 0.1 मीटर दी हुई है। हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में हमें पता है कि भाई आई डी इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो एप्सिलॉन नॉट फाई को मैं लिख सकता हूं डी बाई डी टी और ये ए इंटू ई। ए बाहर आ जाएगा, एरिया है तो ये डी ई बाई डी टी यहां पर रहेगा। अब इसकी वैल्यूज अगर हम पुट करें तो एप्सिलॉन नॉट ए जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और डी ई बाई डी टी आपको गिवन है। अब डी ई बाई डी टी, अच्छा एक और चीज यहां पर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हम एक और चीज देख सकते हैं कि भाई हाँ यहाँ पर एरिया जो है ठीक है ए और डी ई बाई डी टी दिया हुआ है, तो एरिया की वैल्यू भी हमारे पास है पाई आर स्क्वायर और डी ई बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास है 5 इंटू 10⁻30, ये हमारे पास गिवन है। तो डी ई बाई डी टी दे दिया, आर की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, तो आर की वैल्यू पुट करना, ये हमारे पास आई डी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा काम है इसका आंसर निकालना। ई नॉट की जो वैल्यू है वो पता है कितनी होती है, ई नॉट पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 के आसपास। तो ये वैल्यू जो होती है इसको कैलकुलेट कर लेना, पाई की वैल्यू आर की वैल्यू यहां से पुट करना और मुझे कैलकुलेट करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हाँ भाई देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में हमें कैपेसिटर दिया हुआ है, कैपेसिटर की जो प्लेट्स है उनका एरिया ए दिया हुआ है, उसको एक बैटरी से हमने कनेक्ट किया हुआ है जिससे करंट जो है, अब यहाँ पर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो उसकी वजह से जो कंडक्शन करंट है वो कितना है, आई यहाँ पर दिया हुआ है। अब बात आती है कंडक्शन करंट जब चार्जिंग हो रही होती है तो उस टाइम पर हमें पता है कि भाई कंडक्शन करंट जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्विवेलेंट होगा। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ, वो तो आई होगा। क्वेश्चन ये है कि इसके एरिया, इसके अंदर एक छोटा सा एरिया में ले लेता हूं, एक एरिया इन दोनों के पैरेलली बीच में एक पोर्शन हम कंसिडर करते हैं जिसका एरिया दिया हुआ है a/4। इसका जो एरिया छोटा सा पोर्शन है इन दोनों प्लेट्स के पैरेलल बीच में एक एरिया दिया हुआ है, तो वहां पर उस एरिया से पास होने वाला डिस्प्लेसमेंट करंट हमें बताना है। तो मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट करंट निकालते हैं तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी इस तरह से लेते हैं। तो यहां पर फाई एप्सिलॉन नॉट ये चीज हमने बात करी, तो इसके साथ अगर मैं इसको लिख देता हूं डी ई बाई डी टी, यही होगा। तो आई डी ये इस सिचुएशन में इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं यहां पर
कि भाई डीई बाई डी टी, तो डीई बाई डी टी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। ठीक है, अब यहां पर जो ये ए होता है ना वो इफेक्टिव करंट होता है, तो इस पोर्शन से पास होने वाला डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है। तो उसके लिए यहां पर अब देखो, जब टोटल करंट की मैं बात करता हूं तो टोटल करंट तो इस सिचुएशन में चार्जिंग के लिए ड्यूरिंग चार्जिंग यहां पर ये आई हो जाएगा, चार्जिंग के केस की अगर मैं बात करूं। लेकिन हम इस पर्टिकुलर एरिया के लिए बात करें तो फॉर एरिया ए बाई 4 डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, आई डी डैश इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई 4 और डीई बाई डी टी। तो कितना हो गया, 1/4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट डीई बाई डी टी इंटू ए। तो ये जो हो गया ना आई डी डैश, तो ये पूरा पोर्शन किसके इक्विवेलेंट हो गया, आई डिवाइडेड बाई 4 के इक्विवेलेंट आ गया। मतलब उस छोटे से पोर्शन से जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो किसके इक्विवेलेंट आ गया, 1/4 आई बाई 4 यहां पर आ गया, मतलब 1/4 उसका हो गया। तो एरिया पर डिपेंड करेगा, अगर एरिया आप कम ज्यादा करते रहोगे। अच्छा एक और चीज, मान लो बहुत ज्यादा एरिया ले लिया जिसका अगर कोई एरिया जो है वो प्लेट के एरिया से भी ज्यादा है, मतलब 2a टाइम्स है, 2a है, तो क्या होगा उस सिचुएशन में बाहर तो इसका मतलब वो एरिया इससे भी बड़ा होना चाहिए। अब इसे भी बड़ा होना चाहिए, लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट जो करंट के लिए जो इफेक्टिव एरिया लेंगे वो ए ही लेंगे, क्योंकि आउटसाइड तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक वाली बात होती है, तो वो आप जब क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बी की इक्वेशन दी हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके बारे में बताया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बी वाई लिखा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब कैसे पता चलेगा कि परपेंडिकुलर, तो y के परपेंडिकुलर तो z भी होता है और x भी होता है, तो कहां पर परपेंडिकुलर, तो वो कैसे पता चलेगा। यहां देखो अंदर क्या है x, इसका मतलब x डायरेक्शन में तो वेव ट्रैवल ही कर रही है, तो अगर मैं यहां पर देखूं तो x डायरेक्शन में तो माइनस है, इसका मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और पॉजिटिव y डायरेक्शन में b है ना, तो इधर तो वेव प्रोपगेट ही कर रही है, यहां इस डायरेक्शन में तो वेव की वेलोसिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए। अब एक चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि क्या, कि E क्रॉस B जो करेंगे, E क्रॉस B से जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो वेलोसिटी की डायरेक्शन होनी चाहिए, यानी कि वेव के प्रोपगेशन की। तो अब मैं मान लेता हूं, अब कौन सी डायरेक्शन बची, एक Z ही तो बची, ये वाली Z वाली डायरेक्शन, मतलब ऐसे समझ लो ये B है, ये B, ये वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन। अब बची इलेक्ट्रिक फील्ड, तो या तो इधर होगी, या तो इधर Z होगी, या तो इधर होगा। अब अगर मान लेता हूं इधर है, तो अगर इधर है तो जब मैं E क्रॉस B करूंगा तो मैग्नेट E क्रॉस, अगर ये E है और पॉजिटिव Z है तो E क्रॉस B करने पर ये इस तरफ आ रहा है, मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन जो कि है नहीं। लेकिन अगर इसका मतलब इसको जस्ट अपोजिट रखना पड़ेगा, तो E क्रॉस B करने से वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ रही है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि कैसे। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किस डायरेक्शन में चला जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो नेगेटिव वाली डायरेक्शन में होगा। चलो अब इसमें हम पूरी राम कुंडली निकालेंगे, इसकी पूरी कहानियां निकालेंगे। क्या, यहां सबसे पहले जो आगे आपको टर्म दी हुई है, ये वाली जो दी हुई है, ये क्या दिया हुआ है, बी नॉट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बी नॉट, ई नॉट, वेलोसिटी ऑफ जो वेव है वो निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, वेवलेंथ निकालेंगे, सब कुछ जो निकल सकता है इससे, इंटेंसिटी निकालेंगे, पावर निकाल लेंगे, सब निकाल देंगे। ठीक है, तो आ जाओ फिर बढ़ते हैं आगे। अब सबसे पहले हम निकालते हैं, चलो यहां पर वेलोसिटी ऑफ वेव। अब भाई यहां थोड़ी सी जल्दबाजी मत करना, जब भी इक्वेशन दी जाए ना तो इसका मतलब वो इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तो है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने फटाक से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड टिका दिया। अगर इस तरह से कर दोगे, कई बार वो सही भी हो जाता है कि अगर वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है, लेकिन कई बार वो मीडियम में ट्रैवल कर रही होती, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वेव मीडियम में ट्रैवल कर रही है या। तो बढ़िया सा एकदम आसान सा तरीका है, वेव ही तो है ना, वेव की वेलोसिटी निकालने के बारे में हमने पढ़ा है साउंड में भी, क्या होती है, ओमेगा डिवाइडेड बाई टी, खत्म।
ओमेगा ढूंढो भाई, ओमेगा होता है टी के साथ, तो ये रहा हमारा ओमेगा, ये रहा ओमेगा और ये रहा के, भाई मिल गया आराम से, बहुत बढ़िया। अब यहां पर ओमेगा डिवाइडेड बाई के कर दो, तो ओमेगा हो गया 3 इंटू 10⁻11 पाई और के क्या हो गया 500 पाई। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻8, मतलब थोड़ा और सॉल्व करोगे तो 6 इंटू 7 मीटर पर सेकेंड या फिर 0.6 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है एकदम बात। तो ये वेलोसिटी यहां निकल कर आ गई है, वेलोसिटी आ गई। अब मैं ई नोट निकाल सकता हूं। ई नोट निकालने का तरीका हमें पता है, एक रिलेशन ई नोट डिवाइडेड बाई बी नोट इक्वल्स टू सी। तो ई नोट क्या बन जाएगा सी बी नोट। ठीक है, चेक करो, वीडियो पॉज करो और चेक करो कि तुमने जो निकाला है वो सही निकाला है क्या, फिर मेरा चेक देखना। ई लिख देता हूं मैं। अब देखो सी, अब ध्यान सुनना, यहां सी जो है उसको तुम 3 इंटू 10⁸ मत लिख देना, यहां सी का मतलब वेलोसिटी से होता है, तो ये वाली वेलोसिटी पुट करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 10⁸। यहां सी वेलोसिटी से मतलब होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव से मतलब है। बी यहां पर हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 4.8 इंटू 10⁻2, तो ये 480 तो वोल्ट पर मीटर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाद निकल कर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 480 वोल्ट पर मीटर होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये निकाला। नेक्स्ट हम यहां पर और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटेंसिटी भी निकाल सकता हूं मैं। इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और इंटू सी। वापस वही वेलोसिटी, में सिंपली वेलोसिटी लिख देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू ई नॉट की वैल्यू आपको पता है 480 इंटू 480 और वेलोसिटी आपको पता है कितनी है 0.6 इंटू 10⁸8। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला हूं, अब तुम करके देखना कि कितनी वैल्यू इसकी निकल के आती है ऑलमोस्ट। ठीक, तो ये इंटेंसिटी। अच्छा, वैल्यू जो होगी वो किसमें होगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा और कनेक्ट करूँ ना मैं इसे, तो डीबी में भी निकाल सकता हूँ, वो तुम्हारी मर्जी है। डीबी में ज्यादातर हम साउंड के लिए निकालते हैं, लेकिन वो हम यहाँ पर आगे नहीं ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक, तो ये इंटेंसिटी हम यहाँ पर इस तरह से निकाल सकते हैं। इंटेंसिटी पता चल गई। अच्छा, इंटेंसिटी से पावर भी निकाली जा सकती है। इंटेंसिटी और पावर के बीच में क्या रिलेशन होता है, पावर डिवाइडेड बाय एरिया, तो इंटेंसिटी आ जाएगी। तो कितने पर्टिकुलर एरिया, अगर हमें इफेक्टिव एरिया कुछ दे दिया जाए तो इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मैं क्या निकाल सकता हूं, वहां पर पावर भी निकाल सकता हूं। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ये चीज हमने यहां पर कैलकुलेट कर ली। अब यहां पर फ्रीक्वेंसी भी निकाली जा सकती है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं हम, फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका है भाई, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो होगी तो उसको हम वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा कर सकते हैं। ठीक है, या इसमें यहाँ पर हम ओमेगा पता है तो 2πf लिख सकते हैं, और इसके बाद तो ओमेगा ये है तुम्हारे पास, f से डिवाइड पाई 2π से डिवाइड कर दो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो f की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा 3 इंटू 10⁻11 पाई और 2π, पाई से पाई कैंसिल, तो 15 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी इसकी निकल कर आ जाएगी। तो 15 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज इसकी है। अब देखो, मैंने तुम्हें स्पेक्ट्रम में रेंज बताई थी फ्रीक्वेंसी की, तो मुझे बताना ये किस रेंज की कौन सी वाली वेव हो सकती है, किस टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकती है। ठीक है, देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ एक सोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां से निकल रही है, तो एनर्जी का सोर्स है, तो उसकी पावर कितनी है 200 वॉट दी हुई है। तो इससे 2 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, तो हमें बताना इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड्स क्या क्या होंगे। अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए ना, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं ना, वो इंटेंसिटी से रिलेटेड होते हैं। इंटेंसिटी, क्योंकि ई हमें पता है आई इक्वल टू होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इंटू सी।
अब ये पूरा सिस्टम जो है वो वैक्यूम में दिया हुआ है, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। c यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू हम लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये देखो, ये जो सोर्स है ना, ये पॉइंट सोर्स है, तो जब भी पॉइंट सोर्स, तो यहाँ पर हमें इंटेंसिटी पता लगानी। तो एक चीज हमें पता है, हमने साउंड वाले लेक्चर में भी पढ़ा था कि कभी भी कोई सोर्स दे दिया जाए, अगर यहाँ पर कोई सोर्स है, उससे a पॉइंट r डिस्टेंस पर है वहां पर, और सोर्स की अगर पावर दी हुई है और a पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी निकालनी हो, तो हम निकालते हैं P/4πr² करके। इस तरीके से हम ये कैलकुलेशन करते हैं, 4πr²। तो सेम चीज मैं यहां पर निकालूंगा, तो a पॉइंट पर जो इंटेंसिटी आएगी वो हो जाएगी P/4πr²। तो P हो गया 200, 4π और r हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 200/416π। अभी मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तो हो सकता है क्योंकि आगे कैलकुलेशन में जरूरत पड़ जाए। अब इंटेंसिटी यहां पर हमने निकाल ली है, तो अच्छा, इसको थोड़ा हल्का सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 100/2 से कैंसिल आउट करूंगा तो 8π। इंटेंसिटी की ये वैल्यू मतलब I हमारे पास आ गया 100/8π। जरूरत पड़ी तो हम इसको यूज कर लेंगे। अब I हमें पता है कि भाई 1/2 एप्सिलॉन नॉट, या इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो, B निकाल लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। 1/2 B0/μ0 इंटू वेलोसिटी वैक्यूम, तो C। I की वैल्यू हमें पता है 100/8π इक्वल्स टू 1/B0 हमें निकालना है। μ0 की वैल्यू हमें पता है 4π इंटू 10⁻⁻⁷ कितनी होती है, -7। 4π इंटू 10⁻⁻⁷ इसकी वैल्यू यहां पर होती है। इसके बाद C की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁸। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा इस तरीके से, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो B0² जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा 100 इंटू 10⁻⁷ और डिवाइडेड बाई, ये नीचे चला जाएगा तो 3 इंटू 10⁸। ठीक है, इसको 12 ये 2 और ये -5 बन जाएगा, -5 ऊपर और -3 8 ऊपर जाएगा तो -13 ये वैल्यू। इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो B0 की जो वैल्यू आएगी 1/√30 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला ही आ जाएगी। ये हमारे पास B0 की वैल्यू आ गई है। B0 अगर हमें पता लग चुका है, अगर इसमें हमें B0 पता लग गया है, तो हम यहाँ पर अब E0 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। B0 पता लग गया है तो यहाँ पर हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, E0 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, बहुत आसान सा तरीका है कि हमें एक चीज पता है, C इक्वल्स टू होता है E0/B0। B0 पता है, C0 की वैल्यू पता, C की वैल्यू पता है, E0 की वैल्यू पता लग जाएगी। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट तुम करना, ठीक है, मैं कमेंट में इसका आंसर बता दूंगा, तो इसका एक बार खुद से चेक करके निकालना कि E0 की वैल्यू क्या आ रही है, फिर कमेंट में चेक कर लेना। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वाई डायरेक्शन में, ये वैल्यू हमें बताई गई है, वाई डायरेक्शन में लगाया हुआ है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन है, इसका मतलब वेव इस तरफ प्रोपगेट कर रही है, वेव की वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वाई डायरेक्शन में है, तो बी किस डायरेक्शन में होगा, ई क्रॉस बी। अगर बी इस डायरेक्शन में होता है जेड, तो ई क्रॉस बी से ये वेव की डायरेक्शन आ जाएगी, तो इसका मतलब इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ये बी जो है वो जेड वाली डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर, डायरेक्शन पता लगी। अब ये बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है इस रीजन में जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वहां पर वाई डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर क्या कोई फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा तो कौन सा लगेगा, कितना लगेगा, तो हमें मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू निकालनी है। अब सोचो, इलेक्ट्रिक जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। लेकिन मूविंग चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में भी मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी लग सकता है। पर बात ये होनी चाहिए कि जो चार्ज पार्टिकल है, एक तो उसका चार्ज 0, मतलब ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ चार्ज होगा, वो चार्ज पार्टिकल
मैग्नेटिक फील्ड के साथ की डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड से कोई भी एंगल पर हो जाए, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में, सॉरी वाई डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है इस तरह से इलेक्ट्रॉन। तो हमें तो फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आएगा वो हो जाएगा Q इंटू ई। तो मैग्नीट्यूड E इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 300 दिया हुआ है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 480 इंटू 10⁻19 न्यूटन इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर बन जाएगा। अब बात आती है मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स, तो सबसे पहले ये चेक कर लो कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फोर्स के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पर। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल इधर है, इसका मतलब फोर्स लग सकता है। मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q V क्रॉस B, है ना। तो यानी कि Q V B साइन थीटा। तो V और B के बीच का जो एंगल है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और B के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, मतलब क्यू वी भी वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकालता हूं, तो E V की वैल्यू 2 इंटू 10⁻7 और B की वैल्यू कैसे लिखेंगे? B की वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं E0 डिवाइडेड बाई C। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 2 इंटू 10⁻7। E की वैल्यू हमें पता है 300 और C की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸। ठीक है, ये से कैंसिल हो गया 100 टाइम्स। अब इसको थोड़ा तुम सॉल्व करोगे तो ये यहाँ पर ये इससे एक बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगी 3.2 इंटू 10⁻19। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो इससे ये भी एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 10 यहाँ पर सिंपली बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 32 इंटू 10⁻19 न्यूटन। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आया वो आया 32 इंटू 10⁻19 न्यूटन। कैलकुलेशन देख लेना, ऊपर नीचे हो तो कॉन्सेप्ट जो है वो तुम्हें पता लगना चाहिए कि क्या चीज मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे कैलकुलेशन भी सही है आई गेस। ऐसे ये 100 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया टाइम्स। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पर चार्ज पार्टिकल मैं z डायरेक्शन में चल रहा होता, अगर यहाँ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन अगर z डायरेक्शन में होता तो बताओ कौन सा फोर्स लगता? कौन सा लगता? मैग्नेटिक फील्ड वाला तो लग ही नहीं पाता, तो सिर्फ कौन सा लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स लगता। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स लगता है ना। तो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, हमें बोला गया है फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन अ 60 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ लेजर बीम ऑफ 4 मिली वॉट। एक बीम है जिसकी पावर जो है 4 मिली वॉट है, मतलब जिस भी सोर्स से ये निकल रही है उसकी पावर 4 मिली वॉट दी गई है। तो हमें एक 60 सेंटीमीटर लेंथ की बीम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी वो बतानी है। अब देखो यहाँ पर पावर दी हुई है, पावर से अगर एनर्जी निकालनी है तो बेसिकली हमें टाइम पता होना चाहिए। अब देखो थोड़ा समझते हैं। मान लो कि ये बीम इस तरीके से दी हुई है, 60 सेंटीमीटर की लेजर बीम यहाँ से कहीं से आ रही होगी, ये 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेजर बीम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ए से बी पॉइंट के बीच में जो एनर्जी होगी वो हमें बताना है। ए से बी पॉइंट, अब लेजर तो आगे से भी चल रही होगी, इधर से आ रही होगी, इधर से, तो इस पोर्शन के बीच में कितनी एनर्जी होगी। पाइप नहीं है ये लेजर बीम ही है, मैंने शो करने के लिए सिर्फ ऐसा बना दिया है। इस लेजर बीम का ए से बी सेंटीमीटर, ए और बी के बीच में जो लेंथ है 60 सेंटीमीटर, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो हमें पता है। तो ए से बी 60 सेंटीमीटर तक जाने में, 60 सेंटीमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस यहाँ पर है 60 सेंटीमीटर 10⁻⁻², वेलोसिटी है 3 इंटू 10⁸, क्योंकि लेजर जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। वैक्यूम की अगर हम जब कुछ नहीं बोला जाए इसका मतलब हमें वैक्यूम कंसिडर करना है। तो ये 20 कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10⁻10 सेकेंड ऊपर जाएगा। इस तरह से टाइम आ गया। तो अब यहां पर हमें पावर दी हुई है और एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी इक्वल्स टू होता है पावर इंटू टाइम, है ना। कुछ ए से बी तक जाने में जो टाइम लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, तो इतनी टाइम में कितनी एनर्जी यहां पर स्टोर हो सकती है। तो पावर हमें पता है कितनी है,
पावर हमें यहाँ पता है 4 मिली वोल्ट मतलब -3, और टाइम कितना है 20 इंटू 10⁻⁻10। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 80 इंटू 10⁻13 वॉट। तो यहाँ जूल, ये एनर्जी। अब ये एनर्जी जूल है, इसको तुम चाहो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बदल सकते हो। कई बार आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक, तो 1 जूल का मतलब कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुम्हारे पास, तो इसको एनर्जी जो टोटल यहाँ पर बन जाएगी वो इस सिचुएशन में अगर मैं बात करूं तो ये बन जाएगी 80 इंटू 10⁻13 और 1.6 इंटू 10⁻19। इसको मैं 20 कर देता हूं, कैंसिल आउट होगा 5, और ई की जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगी 5 इंटू 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁻6 को मेगा बोलते हैं, तो यहाँ 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हो जाएगी। तो तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है ये चीज? तो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन, जैसे एक और फटाफट से कोई सिंपल सा क्वेश्चन में ले लेता हूँ यहीं पे। मान लो आपको बोल दिया जाए कि 1/μ0 की डायमेंशन बताओ, इसकी डायमेंशन हमें बतानी है। अब डायमेंशन क्या होगी, अब ऐसे तो लिख लो डायमेंशन निकालो, लेकिन हमें एक चीज पता है कि 1/√μ0 जो होता है वो c होता है। तो ये क्या हो जाएगा, c²। तो c² हो जाएगा, तो c² की डायमेंशन L(t-1) की स्क्वायर, तो L2(t-2) हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, इसकी डीपीपी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस लेक्चर को अच्छे से देखना, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।